दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 की। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर कोई भी इलस्ट्रेशन कभी भी आपको लेंदी लगता है पढ़ने में और आपको लगता है कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रख पा रहे हो और आंसर में बार बार आपको इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना पड़ रहा है, तो सबसे सिंपल तरीका क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब उसको आप अपने फॉर्म में लिख लो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको वो जल्दी जल्दी चीज़ें मिलती जाएंगी और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। चलिए आइए मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एज अ CFO ऑफ ABC लिमिटेड इन मुंबई फ्रॉम 1/9/2022। तो मैंने नीचे एक टाइमलाइन बनाई है जिसपे 1/9/2022 से टाइमलाइन को स्टार्ट किया है, ठीक है। हिज बेसिक सैलरी इज 6 लाख रुपीज़ पर मंथ। बहुत ही अच्छी सैलरी है भाई साहब की। तो 6 लाख रुपए कमाते हैं ये, पर मंथ कमाते हैं, ठीक है। ही इज पेड 8% एज डियरनेस अलाउंस। तो 6 लाख का मैं 8% कैलकुलेट करता हूँ तो 48,000 रुपीज़ पर मंथ इसको DA मिलता है। बहुत ही बढ़िया। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 10% ऑफ हिज पे एंड DA टूवर्ड्स द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। यानी RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ये कितना जमा करता है, तो कंट्रीब्यूशन टू RPF, इसको जितना भी टोटल मिलता है पे और DA उसका 10%। तो 10% ऑफ 6 लाख प्लस 48,000, तो ये आ जाएगा 64,800 रुपीज़। 6,48,000 का 10%, 64,800 रुपीज़, ठीक है। कोई डाउट नहीं। एंड द कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट। कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट, यानी ये तो था इसका सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन, सेल्फ, और कंपनी भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रही है। कंपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो भी सेम है, 64,800 पर मंथ, ये आपका पर मंथ। तो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन हमको क्लियर हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। द एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एज ऑन 1/4/23। 1/4/23 यानी मैं 31/3/23 बोल सकता हूँ, ठीक है। उस समय RPF का बैलेंस कितना था, वो था 9,81,137, 9,81,137 रुपीज़। अब मैं टाइम लाइन पे लिख देता हूँ कि इसका जो RPF का बैलेंस था वो था 9,81,137, ये था RPF का बैलेंस। 31/3/24 को उसका बैलेंस था 27,43,048 और 31/3/25 को उसका बैलेंस था 46,48,555। तो मैंने एक टाइमलाइन बनाई और उस पर लिख दिया कि उसका बैलेंस कितना कितना था तीनों साल का। तो यहाँ तक तो मेरे को कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन मेरे को अभी तक अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। Compute the perquisites value chargeable to tax in the hands of Mr. X under section 17(2)(7) and 17(2)(7)(a for the assessment year 24-25 and 25-26 prior to 1/9/22 he was a consultant whose professional fees was taxable under the head PGBP। यानी वो ये बताना चाहता है कि इस जॉब के पहले उसने जॉब नहीं की, इस जॉब के पहले उसका खुद का एक बिजनेस था। बहुत अच्छी बात है, हमको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमको इतना क्वेश्चन ध्यान से अभी तक समझ आ गया। अब हमको ये पता लगाना है कि सेक्शन नंबर 17(2)(7) और सेक्शन नंबर 17(2)(7)(a ये दोनों सेक्शन क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन नंबर 17(2)(7) और सेक्शन नंबर 17(2)(7)(a में, जो क्या बोलता है ये हम अभी देखेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ये बोलता है कि एम्प्लॉयर ने अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है, कहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया है, आपके घर के खजाने में नहीं, कंट्रीब्यूशन किया है RPF प्लस NPS प्लस ASF यानी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड,
न्यू पेंशन स्कीम और सुपर एनुएशन फंड, ये तीनों का मिलाकर अगर 7,50,000 से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो ये एक्टिव तभी होता है सेक्शन जब 7,50,000 से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है। किसका? एम्प्लॉयर का। अभी बात चल रही है एम्प्लॉयर की, मेरे हर वर्ड को आपको ध्यान से सुनना है। फिर अगर 7,50,000 के ऊपर कंट्रीब्यूट किया है तो क्या होगा? देन कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अबव 7,50,000, यानी 7,50,000 के ऊपर जितनी भी अमाउंट कंपनी ने कंट्रीब्यूट की है उस पर टैक्स लगेगा, वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है सेक्शन नंबर 17(2)(7) में। एक सेक्शन समझ आया? ये सेक्शन बोलता है कि अगर आरपीएफ, एनपीएस, एएसएफ में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया और 7,50,000 पर ईयर के ऊपर कंट्रीब्यूट किया तो जितना भी ऊपर का अमाउंट है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब इंटरेस्ट की बात करें तो जो इंटरेस्ट होता है, अगर आप किसी भी फंड में डालते हो तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट पे भी टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट पे भी टैक्स लगेगा। और जितना भी 7,50,000 के ऊपर का कंट्रीब्यूशन होगा उस पे जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट पे भी टैक्स कैलकुलेट होगा। ये लिखा है सेक्शन नंबर 17(2)(7) में। दो जगह टैक्स लग रहा है, एक कंट्रीब्यूशन पे और एक इंटरेस्ट पे। अगर 7,50,000 के ऊपर कंट्रीब्यूट किया तो फुल्ली टैक्सेबल, और 7,50,000 के ऊपर जितना कंट्रीब्यूट किया उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो भी फुल्ली टैक्सेबल होगा। पर सवाल यह है कि उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करना है। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला दिया है जो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में लिखा हुआ है, और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है। तो मैंने उसको बहुत सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट करके यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो टैक्सेबल इंटरेस्ट परक्विजिट्स, यानी जो भी इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, आइए देखते हैं। अमाउंट रिसीव्ड बियॉन्ड 7.5 लाख इन करेंट ईयर, जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 7,50,000 के ऊपर करेंट ईयर में, उसको लिखना है और कर देना है डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई करना है आर से। अब आर कैसे निकालेंगे? आर यानी आई डिवाइडेड बाय फंड का एवरेज बैलेंस। तो आई यानी होता है इनकम एक्रूड इन आरपीएफ, एनपीएस, एसएएफ इन करेंट ईयर, यानी करेंट ईयर में जितनी भी इनकम हुई है हमारे फंड की वो इनकम को डिवाइड कर देना है फंड के एवरेज बैलेंस से। फंड का एवरेज बैलेंस निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला सुन के आपको ये पता लग रहा होगा कि जो हमारे क्वेश्चन में फंड का बैलेंस दिया है वो इसीलिए दिया हुआ है, ठीक है। अब प्लस कर देंगे अमाउंट रिसीव्ड बियॉन्ड 7.5 लाख इन प्रीवियस ईयर आफ्टर 1/4/20। प्रीवियस ईयर में अगर उसने 7.5 लाख से ज़्यादा अमाउंट दिया था तो कितना ज़्यादा दिया था वो यहाँ पर लिखना है, और प्लस कर देना है इंटरेस्ट टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर अंडर दिस सेक्शन। प्रीवियस ईयर में भी अगर ऐसा ही हाल था तो प्रीवियस ईयर में ये परक्विजिट्स की अमाउंट कितनी टैक्सेबल हुई थी उसको भी प्लस कर देना है, और ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई बाय आर। आर वही रहेगा सेम, इनकम एक्रूड इन करेंट ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज बैलेंस ऑफ द फंड। ये सिंपल था कॉन्सेप्ट हमारा एम्प्लॉयर का। किसका कॉन्सेप्ट था? एम्प्लॉयर का कॉन्सेप्ट था। अब एक बात मैं आपको बताऊं, एम्प्लॉय का भी एक कॉन्सेप्ट है पर उसकी बात मैं बाद में करूंगा। पहले हम बात करेंगे एम्प्लॉयर की। तो सबसे पहले अगर मैं आऊं तो क्वेश्चन में मेरे को बोला है आपको 17(2)(7) और 17(2)(7)(a) की परक्विजिट्स की वैल्यू निकालनी है, और उस वैल्यू को 2 असेसमेंट ईयर के लिए निकालना है, असेसमेंट ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आता हूं कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल
perquisites under section 17 to 7. Contribution of employer, अच्छा इधर लिख देता हूँ फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, क्योंकि हम बात करने वाले हैं पहले 24-25 की और उसके बाद हम बात करेंगे 25-26 की। तो 24-25 के असेसमेंट ईयर में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कितना किया होगा आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे निकाला एम्प्लॉयर यानी कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही थी 64,800 पर मंथ, ये हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं तो 64,800 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो आ जाएगा 7,77,600। तो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर यानी जो कंपनी ने उस फंड में पैसा डाला वो डाला 7,77,600, और जो हमारा एग्जेम्पशन है वो कितना है अप टू 7,50,000। तो अगर मैं इसमें से 7,50,000 का एग्जेम्पशन दे देता हूं तो इसका टैक्सेबल परक्विजिट्स कितना बनेगा, वो बनेगा आपका 27,600 रुपीज़। तो हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। हमको टोटल 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 के 2 प्रॉब्लम और 25-26 के 2 प्रॉब्लम। तो 24-25 के 2 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया 17 to 7 का। अब हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17 to 7A फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। इजी, बहुत इजी। अभी हमको ये निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। तो टैक्सेबल इंटरेस्ट परक्विजिट्स इक्वल्स टू, धीरे धीरे चलते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले बोलता है अमाउंट रिसीव्ड बियॉन्ड 7.5 लाख इन करेंट ईयर, यानी एम्प्लॉयर ने 7.5 लाख से कितना ज़्यादा जमा किया करेंट ईयर में। तो मैं आऊँगा टैक्सेबल इंटरेस्ट परक्विजिट्स इक्वल्स टू करेंट ईयर में 27,600 अभी हमने कैलकुलेट किया। इसके ऊपर 27,600 उसने ज़्यादा दिया है 7.5 लाख के ऊपर। तो मेरे फॉर्मूले का पहला फिगर होगा 27,600 डिवाइडेड बाय 2। आई होप आपको कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हमको निकालना है इनटू आर। अभी आर कैसे कैलकुलेट होगा ये देखते हैं हम। तो कैलकुलेशन ऑफ आर यानी आई डिवाइडेड बाय FAVG। सबसे पहले हमको फंड का एवरेज बैलेंस कैलकुलेट करना होगा। हम बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 24-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो यहाँ पर देखिए आप, हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हैं, यानी हम इस फाइनेंशियल ईयर में हैं। कोई डाउट नहीं, हम इस फाइनेंशियल ईयर में हैं। तो हमको इस फंड का एवरेज बैलेंस निकालना है। तो एवरेज बैलेंस बहुत इजी है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो हम ये दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा एवरेज बैलेंस आ जाएगा। आइए ओपनिंग बैलेंस कितना था मेरा? ओपनिंग बैलेंस मेरा था 981,137 प्लस क्लोजिंग बैलेंस था 27,43,048 और इसको मेरे को करना था डिवाइडेड बाय
2, तो ये आ जाता मेरा फंड का एवरेज बैलेंस। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है आई यानी इस साल फंड में कितनी इनकम हुई है। मैं वापिस आता हूं, ये आई इनकम अक्रूड इन आरपीएफ एनपीएस एसएफ इन करेंट ईयर। करेंट ईयर में कितनी इनकम हुई है। फिर हम आते हैं करेंट ईयर में। भाई साहब करेंट ईयर था मेरा 23-24, ठीक है। 23-24 में हमारे फंड का बैलेंस था 27,43,048, था कि नहीं था। तो 27,43,048 था हमारे फंड का क्लोजिंग बैलेंस। अभी एक बात बताओ, इस साल इंप्लॉय ने भी कंट्रीब्यूट किया होगा और एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया होगा, है ना, किया होगा ना। तो कितना कंट्रीब्यूट किया होगा, आइए देखते हैं। एम्प्लॉयर ने किया 7,77,600, तो एम्प्लॉय ने भी सेम किया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों ने सेम कंट्रीब्यूट किया। तो मैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फंड में से, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फंड था मेरा 27,43,048, उसमें मैं माइनस कर देता हूं सबसे पहले एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7,77,600 और फिर मैं माइनस कर देता हूं एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 7,77,600 माइनस 7,77,600 माइनस 7,77,600। अब इसी फंड में ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है 981137, यानी अगर मैं फंड का अकाउंट बताऊं तो फंड के क्लोजिंग बैलेंस में से मैंने जितना भी कंट्रीब्यूशन था उसको माइनस कर लिया और जो भी मेरा ओपनिंग बैलेंस है उसको मैं माइनस कर लूंगा, तो मेरा नेट इनकम आ जाएगा इस ईयर का। ठीक है, तो अब मैं माइनस करूंगा 981137 को, 981137, तो मेरा ये आ जाएगा 206711 है, 33 नहीं है, 11। क्या हो गया जी, आया थोड़ा अटक के आया, हैंग हो जा रहा है। क्वेश्चन इतना इजी है कि जो मेरा टैब है वो भी हैंग हो जा रहा है भाई साहब। कोई बात नहीं, हैंग मत हो भाई, आराम से, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, 206711 डिवाइडेड बाय जो हमारा एवरेज बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, 981137 प्लस 2743,048 डिवाइडेड बाय 2, 1862,093। तो हमारा आर कितना आएगा, 206711 डिवाइडेड बाय 1862,093, ये आ गया मेरा 0.111। तो आर मैंने निकाल दिया है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि आर कैसे निकला। तो अब आर का क्या करना था, आर को मल्टीप्लाई करना था फॉर्मूले में। अगर आप देखोगे तो फॉर्मूले में आर को मल्टीप्लाई करना था, यहां पर लिखा हुआ है, ये आर बना हुआ है, इंटू 0.111 प्लस अमाउंट रिसीव्ड बियॉन्ड 7.5 लाख इन प्रीवियस ईयर। पिछले साल जो भी 7,50,000 से ऊपर मिला होगा वो अमाउंट निकालना है। पर पिछले साल जो हमारा कंपनी था हमने ज्वाइन ही किया था 1/9/22 से, तो 1/9/22 से अगर मैं कैलकुलेट करूँ 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 मंथ्स, तो 64,800 इंटू 7, तो इसने 4,53,600 का ही कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। तो 7,50,000 के ऊपर कोई वैल्यू है ही नहीं। बहुत बढ़िया। तो अमाउंट रिसीव्ड बियॉन्ड 7.5 लाख इन प्रीवियस ईयर 0 प्लस इंटरेस्ट टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर अंडर दिस सेक्शन 0, क्योंकि 7,50,000 के ऊपर नहीं किया तो इंटरेस्ट तो कहीं सवाल ही नहीं उठता। इंटू आर, आर का क्या ही करेंगे भाई, जब 0 इंटू आर करेंगे तो 0 ही होगा। आइए
हमारा जो टैक्सेबल परक्विजिट्स था 0 इंटू 0.111, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1531.80। ये हो गया मेरा टैक्सेबल इंटरेस्ट परक्विजिट्स फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। तो आई होप आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। अब मैं सेम कैलकुलेशन करूँगा असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो contribution of taxable perquisites under section 17(2)(7) for assessment year 25-26. Easy. Contribution of employer rupees 64,800 per month into 12 equals to rupees 77,600। इसमें कोई भी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है तो सेम अमाउंट इस साल भी एम्प्लॉयर ने डाला होगा। अब जो ये एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्पशन अप टू 7,50,000, वो पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मेरे को मिलेगा ₹7,50,000। तो ये आ जाएगा मेरा 27,600, जितना कि मेरा पिछले बार आया था। सेम अमाउंट इस बार भी टैक्सेबल होगा। अब सवाल ये है कि ये जो टैक्सेबल इंटरेस्ट परक्विजिट्स है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। आइए देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इंटरेस्ट परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17(2)(7)A फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। टैक्सेबल इंटरेस्ट परक्विजिट्स इक्वल्स टू जितना करेंट ईयर में, ये है ना अपने पास। फिर से फॉर्मूला देखते हैं हम। आइए, मेरे को तो फॉर्मूला मतलब ऐसा हो गया, याद हो गया है, आपको याद कर लेना चाहिए फॉर्मूला। अमाउंट रिसीव्ड बियॉन्ड 7.5 लाख इन करेंट ईयर। करेंट ईयर में 7.5 लाख से जितना ज़्यादा दिया उतना अमाउंट सबसे पहले आप यहाँ पे ला दो। तो 27,600 था, ये हो गया डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आर से, तो आर इक्वल्स टू इनकम डिवाइडेड बाय FAVG। फंड का एवरेज आपको पता है कैसे निकालना है, मैंने आपको बताया था फंड का एवरेज कैसे निकालना है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस टाइमलाइन के हिसाब से अगर मैं इस ईयर की बात कर रहा हूँ, इस ईयर की, तो 46, 48, 555 और 27, 43, 048 का मेरे को एवरेज निकालना होगा। ठीक है, तो मैं एवरेज निकालता हूँ। पहले ओपनिंग लेता हूँ, ओपनिंग है 27, 43, 048 प्लस कर देता हूँ क्लोजिंग 46, 48, 555, इसको कर देता हूँ डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा मेरा FAVG। अब मेरे को निकालना है इनकम। इनकम पिछले बार जैसे निकाली थी सेम वैसे ही। हमारा क्लोजिंग बैलेंस था 46, 48, 555, जिसमें से मैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन माइनस कर दूंगा। 7,77600 आ गया एम्प्लॉयर का, 7,77600 आ गया एम्प्लॉय का, माइनस कर दूंगा मैं ओपनिंग बैलेंस 27,43,048, तो आ जाएगा मेरा इनकम। तो मेरा इनकम कितना आएगा, मेरा इनकम आ जाएगा 3,50,307। और जो मेरा फंड का एवरेज है
वो आ जाएगा 36,95,802। तो मेरा आर आ जाएगा 0.09479। ईजी, मेरा आर आ गया। आर कैसे निकाला आपको समझ आ गया होगा। तो मेरा आर आ गया 0.9 सॉरी 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 0.09479 आया है ना, 09479। पर इसमें कुछ प्लस भी करना है। क्या प्लस करना है आइए देखते हैं हमारे फॉर्मूले में। फॉर्मूला बोलता है प्लस करना है अमाउंट रिसीव्ड बियॉन्ड 7.5 लाख इन प्रीवियस ईयर। पिछले साल 7.5 लाख से कितना ज़्यादा मिला था, 27,600 रुपये ज़्यादा मिला था। प्लस प्रीवियस साल का इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल हुआ था, जो हमने यहाँ पर निकाला है 1531.80, ये प्रीवियस साल का इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ था इतना। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले में ले लेता हूँ 27,600, इतना रुपए ज़्यादा था 7.5 लाख से, और 1532 ले लेते हैं राउंड फिगर करने के लिए। इतना जो था वो था मेरा इंटरेस्ट जिस पे टैक्स लगा था पिछले साल। इसको मेरे को मल्टीप्लाई कर देना है आर से, आर यानी 0.09479। तो आ जाएगा मेरा 27,600 प्लस 1532 इंटू 0.09479 प्लस 2761.42, और इधर का आ जाएगा 1308.10। तो मेरा टोटल आ जाएगा 2761.42 4069। ये आ गया मेरा टैक्सेबल इंटरेस्ट परक्विजिट्स 4069.52। हमने चार चीज़ें निकाली। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए 7.5 लाख के ऊपर का इंटरेस्ट टैक्सेबल कितना होगा, 4069.52। और आर कैसे निकाला, इनकम डिवाइडेड बाय एफएवीजी। इनकम कैसे निकाली, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन माइनस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। इनकम आ गया डिवाइडेड बाय फंड का एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो वो आ गया मेरा आर। और मैंने एक और निकाला कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17(2)(7), जिसमें मैंने बात की कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर की, जो कि 7.5 लाख से ऊपर था। कितना ऊपर था, 27,600। सेम दोनों चीज़ें मैंने निकाल ली असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए भी निकाल लिया। अब जो भी यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो हमने फुलफिल कर ली। पर एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। अभी हमने बात की कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, अब हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय। अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और उसके कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट जो है वो आता है, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट अगर करता है 2,50,000 के नीचे, 2,50,000 के नीचे करता है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट हो जाता है एग्जेम्प्ट। पर अगर 2,50,000 के ऊपर करता है तो जो इंटरेस्ट हो जाता है वो हो जाता है टैक्सेबल। तो जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया होगा उतना ही एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूट किया होगा। 64,800 पर मंथ तो एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूट किया होगा। तो अब मैं एक बनाता हूँ यहाँ पर आपके लिए एक इंफॉर्मेशन के लिए एक बॉक्स, जहाँ पे मैं लिखूँगा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अबव 2.5 लाख कितना हुआ। तो पहला आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर 22-23, जिसमें उसने खाली 9 महीने 64,800 इंटू 9 5,83,000। एक मिनट 9 10 11 12 1 2 3 सॉरी 7 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। इसने
फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 7 महीने ही काम किया है, चीटर बताता भी नहीं है कि 7 महीने किया है। 64,800 इंटू 7 जो कि आ जाएगा मेरा 4,53,600। माइनस कर देंगे 2,50,000 रुपये का एग्जाम्शन, 2,03,600। इस 2,03,600 पे जितना भी इंटरेस्ट आया होगा उस पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स लगेगा। वैसे ही सेकंड में निकालूंगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, तो उसका 64,800 इंटू 12 7,776,000 हमने पहले भी निकाला हुआ है। माइनस कर देंगे 2,50,000, तो ये आ जाएगा आपका 5,27,600 रुपये। और सेम अगर मैं निकालूं फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भी एम्प्लॉय ने सेम अमाउंट को जमा किया और जमा करने के बाद 2,50,000 का एग्जाम्शन मिला, तो 5,27,600 रुपये के इंटरेस्ट पे, ये इस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा, ये एम्प्लॉय का ये जो अमाउंट है ये 2.5 लाख के ऊपर है और इस अमाउंट पे जितना इंटरेस्ट आएगा वो टैक्स लगेगा। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट इलस्ट्रेशन नंबर 10। अगर आपको इलस्ट्रेशन एकदम अच्छे से समझना है और अगर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप उसको एक बार और जाकर देखिए। मैंने इतनी डिटेल में इसको समझाया है कि आप 2 बार देखोगे और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको इसके अमाउंट के साथ रट जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।